Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. As you all know, number of cases increasing day by day. So we need to follow the government's instructions very seriously. And to ensure your safety and your education, we are running the online classes so that your education and your health cannot be compromised. So please be serious, do follow the government instructions and convert this adversity into an opportunity. So now we are going to start our new topic, that is functions of the parliament. So let us start. So functions of the parliament, or what does parliament do? Parliament क्या करता है या parliament का function क्या है? So parliament does the following functions. Parliament बहुत सारे काम करता है. So we have categorized the work that parliament does. So there are 8 and it is generally written in your book. आपके बुक में भी है ये और ये वहाँ पे categorized भी है. So we will discuss every category. We will start with the first, legislative functions. Then we will come to the second, control of executive and the ensuring its accountability. कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और कैसे इसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है. देन वी विल कम टू द फाइनेंशियल फंक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन. फाइनेंशियल फंक्शन में हम देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट इरेगुलरिटीज़, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ना हो उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे गवर्नमेंट पैसे रेज करती है. फिर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, जेंडर, स्टेट्स के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही से हो, ये भी इंश्योर करना. डिबेटिंग फंक्शंस, पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है रिसेंट किसी टॉपिक पे या फिर जो लॉ बनने वाला है, जो बिल पेश होगा उस पर. कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये हम देखेंगे इसमें. देन इलेक्टोरल फंक्शंस, क्या पार्लियामेंट किसी को इलेक्ट भी करता है, सो वी विल डिस्कस दैट. एंड देन जुडिशियल फंक्शंस. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लेजिस्लेटिव फंक्शन. तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में होगा क्या, लॉ बनाएंगे. पार्लियामेंट के लॉ बनाने का जो फंक्शन है, कैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है उसको हम देखेंगे. तो सिंपली जब कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से पास होके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जब राज्यसभा से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक सिंपल सा प्रोसेस है. अब पहले हम समझेंगे कि जो बिल इंट्रोड्यूस होता है वो बिल है क्या. सो व्हाट इज़ बिल? बिल इज़ ए ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ. बिल क्या है? ड्राफ्ट है जो भी प्रपोज्ड लॉ है. जो भी लॉ आप प्रपोज कर रहे हैं, चाहे वो लॉ चेंज करने के लिए बात हो, चाहे वो नया लॉ बनाने जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर टैक्सेशंस के लिए हो, तो जो भी लॉ आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसका जो रॉ फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं बिल. ड्राफ्ट का मतलब होता है रॉ प्लान, यानी ऐसी प्लानिंग जिसमें अभी बहुत सारे चेंजेज होने हैं. जब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा में बहुत सारे चेंजेज होंगे, देन इट विल बी सेंट टू द राज्यसभा, वहाँ पे भी चेंजेज होंगे और फिर उसको फाइनल करके भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास. तो वो जो रॉ प्लान है उसी को बोलते हैं बिल. और ये जो ड्राफ्ट का मतलब ही होता है रॉ प्लान या प्लान. जैसे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी. ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, व्हाट आर द वैल्यूज वी नीड टू इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या फिर प्रेसिडेंशियल. तो पहले हम एक रफली प्लान बना लिए. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हुआ, एक एक लॉ को लेके, एक एक चीज़ को लेके बहुत डिस्कशन हुआ कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, और उसमें फिर चेंजेज हुए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो पहले ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर उस पर डिस्कशन हुआ एक लंबा, एंड देन उसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जा सकता है और ये अब हमारे कंट्री के लोगों के लिए सूटेबल है. सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एक रॉ प्लान होता है. रॉ प्लान को
ही बोलते हैं बिल, और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद उसको दूसरे हाउस में पास किया जाता है। वहाँ से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। ये जो बिल है, जो रॉ प्लान होता है, इसको बनाता कौन है? तो ये जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये HRD मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। तो HRD मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री मिल के इसको बनाएंगे। अब इसमें बेसिकली जो है मिनिस्टर्स तो उतने पढ़े लिखे होते नहीं, कुछ हो गए तो अलग बात है। तो जनरली जो इसका काम होता है ड्राफ्ट करने का, वो मेन काम करते हैं सेक्रेटरी, जो मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बनाती है बिल को। तो जो UPSC एग्ज़ाम लेता है जिसमें IAS वगैरह बनते हैं, तो वो फिर प्रमोट होकर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। तो वही लोग जो है जिस भी मिनिस्ट्री में होते हैं, तो जिस मिनिस्ट्री का बिल होता है उस मिनिस्ट्री के अंडर में जो मिनिस्टर्स के अंडर में जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उस बिल को, उस प्लान को तैयार करते हैं। जब एक बार कैबिनेट अप्रूव करता है कि नहीं ये हमें काम करना है, एक ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उस पर काम करना शुरू कर देती है। और फिर एक प्लान बना के देते हैं जिसको बिल बोला जाता है। और वो बिल बेसिकली वही, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो HRD मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स होते हैं वो उसे बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मिनिस्टर्स जब उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर उसे भेजा जाएगा राज्यसभा में। जब वहाँ पे डिस्कशन डिबेट होगी, वहाँ से जब पास होगा तो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है लॉ में। थोड़ा हम डिटेलिंग उसकी बाद में करेंगे। तो बिल के बारे में आपको आइडिया लग गया। अब बिल में कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स और प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? गवर्नमेंट बिल उस बिल को बोलते हैं जो मिनिस्टर्स प्रपोज करते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स बिल उस बिल को बोलते हैं जो मिनिस्टर्स के अलावा जो अदर मेंबर्स होते हैं, अगर वो बिल को पेश करें तो वो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है। बेसिकली गवर्नमेंट बिल्स बहुत आसानी से पास हो जाता है क्योंकि इसे गवर्नमेंट पेश कर रही है और गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के साथ चांसेस ये हैं कि वो पास होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर बहुत रेलेवेंट नहीं है तो। गवर्नमेंट बिल अगर पास नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये सिग्नल देगा कि नो कॉन्फिडेंस, मतलब गवर्नमेंट में किसी का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एग्री विद द लॉ। तो इस तरह से नो कॉन्फिडेंस बिल पास किया जा सकता है और इस तरह से गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना हो सकता है, रिज़ाइन करना पड़ सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल अगर नहीं पास होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई सिग्नल नहीं देता। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल है और ये माइनॉरिटी में जनरली अपोजिशन पार्टी के मेंबर जो है उसे पेश करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर होता है और ये बिल पास नहीं होता तो ये किसी चीज़ का सिग्नल नहीं देता। लेकिन गवर्नमेंट बिल अगर नहीं पास हुआ तो वो सिग्नल देगा कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है। एक तो ये हो गया। तो गवर्नमेंट बिल क्या है? अ बिल प्रपोज्ड बाय अ मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट बिल्स। ऐसा बिल जो मिनिस्टर्स के थ्रू अब प्रपोज किया जाता है उसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। प्राइवेट बिल क्या है? अ बिल प्रपोज्ड बाय नॉन मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल में नॉन मनी बिल होता है, यानी फाइनेंशियल रिलेटेड ये बिल को प्रपोज नहीं कर सकते। मनी और नॉन मनी बिल केवल गवर्नमेंट बिल में आएगा और इसको केवल और केवल मिनिस्टर प्रपोज कर सकते हैं। तो मनी बिल में फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करेगी, किन चीज़ों पे टैक्सेस पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, किस पे बढ़ाया जा रहा है, ये सारा चीज़ें किस में आता है? मनी बिल में। नॉन मनी बिल में 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इस तरह से नॉन मनी बिल में एक नॉर्मल सा बिल होता है जिसमें आप कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और दूसरा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ लॉ हैं जो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, उनको हटा देना है, पूरी तरह से अबॉलिश करना है या उनको रिप्लेस करके नए लॉ लाना है, तो वो आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। तो इस तरह से बेसिकली बिल 2 प्रकार के हो गए, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। अब गवर्नमेंट बिल 2 टाइप्स के, नॉन मनी बिल और मनी बिल।
मनी बिल के साथ एक ये है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि फाइनेंसेस जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा में। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि लोकसभा जो है वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और हमें ये इंश्योर करना है कि ये पब्लिक के कंट्रोल में है। तो पब्लिक का कंट्रोल तभी दिखेगा जब हम डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल को मॉनिटर करें, है ना। इसीलिए मनी बिल को मैंडेटरी किया गया है कि ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। नॉन मनी बिल जो है वो चाहे पहले आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। और राज्यसभा के पास ये होता है कि अगर 14 डेज़ के अंदर वो कोई रिकमेंडेशन दे दे, रिकमेंडेशंस के साथ वो पास कर दे, अब वो रिकमेंडेशन लोकसभा पे डिपेंड करता है वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होता मनी बिल को लेकर। तो इस तरह से यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट पावर दिया गया है मनी बिल को लेके लोकसभा को। तो ये है पूरा टाइप्स ऑफ बिल। मनी बिल को नॉन मनी बिल है तो उसे कहीं भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये रहा। अब हम इसके प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ईदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। अगर वो मनी बिल नहीं है तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईदर हाउस in either house of parliament in case of non money bill। तो देखिए, अगर नॉन मनी बिल है तो आप चाहे लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले और चाहे राज्यसभा में, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मनी बिल है तो उसको आपको केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है, राज्यसभा में आप पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब जब इंट्रोड्यूस कर दिया आपने तो होगा क्या, इसको सेंड किया जाएगा, सेंड टू कमेटी sent to committee or discussed in the house itself। अब अगर मान लीजिए लोकसभा में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो हो सकता है कि उसको किसी कमेटी को दे दिया जाए। कमेटी होती क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको दिया जाता है रिस्पेक्टेड अलग अलग जो भी मिनिस्ट्री होती है। अब उस पर कोई अगर बिल है, जो कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत डिटेलिंग कर पाए, बहुत डेप्थ में जाके उस पर डिस्कशन हो सके, तो मेन यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो होता है पार्लियामेंट में। अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है तो उसको जनरली, मोस्ट ऑफ द बिल जनरली होता क्या है, उसे कमेटी को दे दिया जाता है। कमेटी उसमें बहुत डिटेलिंग में उसको एक एक प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, क्लास बाय क्लास पूरा उसको देखते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस के साथ, अगर रिक्वायर्ड है तो चेंजेस के साथ, नहीं रिक्वायर्ड है तो सेम वो बिल जो है वो फिर से वापस कर देते हैं। तो कमेटी फिर क्या करती है, कमेटी गिव्स द रिपोर्ट। तो कमेटी gives the report।
देखिए अगर कमेटी को दिया गया है तो कमेटी क्या करेगा, डिस्कशन क्लास बाय क्लास करने के बाद वो रिपोर्ट देगा। अगर कमेटी को नहीं दिया गया है तो हाउस में डिस्कशन होगा। अब हाउस में डिस्कशन होगा, उसके बाद उसको पास किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए हाउस में डिस्कशन हुआ तो वो पास हो गया, तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में। लेकिन अगर वो कमेटी को सेंड कर दिया गया है तो कमेटी फिर अपना रिपोर्ट देगी। अब इस रिपोर्ट में पीपल्स का भी इनपुट लिया जाता है कि पीपल का क्या इस पर विचार है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है अगर रिक्वायर्ड है तो। उसके बाद हाउस इस रिपोर्ट को हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। अब हाउस चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो हाउस पे डिपेंड करता है। अगर हाउस को लगेगा कि नहीं इसके जो सजेशंस है, जो रिपोर्ट है वो सही है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल स्पीकिंग जनरली जितने भी कमेटी रिपोर्ट देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब हाउस के पास आया तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके बाद क्या होगा, डिटेल डिस्कशन होगा। डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल। अब बिल का डिटेल डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इन द हाउस। तो हाउस में बढ़िया से पूरा डिस्कशन होगा, डिबेट होगा उस पर। अब अगर डिबेट और डिस्कशन हो गया तो बिल या तो पास होगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पास हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस में। अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर बात खत्म, या तो फिर से इंट्रोड्यूस करें उस बिल को, और अगर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो बिल वहीं पर रुक जाएगा। अगर बिल पास हो गया तब वो किसको भेजा जाएगा, दूसरे हाउस को। अगर ये नॉन मनी बिल है तो पहली बात तो सिंपल सी बात है, चाहे जहाँ अब मान लो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो लोकसभा से किसको सेंड किया जाएगा, राज्यसभा को। तो बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। बिल क्या होगा, या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। सो बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब अगर एक्सेप्ट हो गया तब तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा, रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म, फिर से इंट्रोड्यूस होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर ये जाएगा कहाँ, सेंड टू अदर हाउस। अदर हाउस का मतलब कि अगर ये लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा को सेंड किया जाएगा। अब जो भी अदर हाउस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशंस होंगे, वहाँ पे भी डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे। तो या तो अदर हाउस इसे अप्रूव करेगा, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव सम रिकमेंडेशंस। गिव सम रिकमेंडेशंस। तो या तो वो अप्रूव कर देगा, अगर अप्रूव कर देगा तो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो वो कुछ रिकमेंडेशंस के साथ वापस कर देंगे। अब अगर इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया तब तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर मान लो कि लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, तो दोनों हाउसेज में बात नहीं बन पाई। इस केस में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, जिसको ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बुलाए जाते हैं। अब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बुलाए जाएंगे तो लोकसभा में इस समय है 545
प्लस राज्यसभा में 250। आप देखो जस्ट इसका डबल है लोकसभा का संख्या। तो अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में है लोकसभा में और कुछ यहाँ भी मेंबर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी बिल को पास करा लेते हैं। और ये बहुत ऑफन अगर बुलाया जाए ज्वाइंट सेशन तो इसको माना जाता है कि ये सही नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ बिल ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड जिस पे सहमति नहीं बन पाती है, उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तो उसमें दोनों हाउसेज आएंगे और अल्टीमेटली उसमें से बहुत आराम से बिल पास हो जाता है क्योंकि मेजोरिटी में होती है गवर्नमेंट। आप नंबर देख लीजिए 254, 545। तो इस तरह से अगर ऐसा केस हुआ और अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गया तो कोई बात नहीं, और अगर रिकमेंडेशन किया ही नहीं, सीधा अप्रूव कर दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये भेजा जाएगा सेंड टू द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट या तो उसे अप्रूव कर देंगे और या फिर रिकंसिडरेशन के लिए उसे वापस भेज देंगे। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव्स और सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन। अब देखो प्रेसिडेंट या तो अप्रूव कर सकते हैं या फिर वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए। अब अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए तो दोबारा अगर हाउसेस ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, दोनों ने फिर से पास किया तो अब इस बार इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो साइन करें। तो इस तरह से एक बार ही केवल वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं और दोबारा ही इनके लिए बाइंडिंग हो जाएगा कि ये इसको अप्रूव करें। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो हमने पूरा देखा कि किस तरह से लॉ बनता है। तो लोकसभा में पहले या तो अगर नॉन मनी बिल है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं इंट्रोड्यूस होंगे। अगर नॉन मनी बिल है, मान लो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों को लगा कि इस बिल को जो है कमेटी के पास भेज देना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको चेंजेस के साथ रिपोर्ट दे दिया। अब रिपोर्ट जब हाउस के पास आया तो हाउस उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अब अगर हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिपोर्ट को जनरली एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर उस पर डिस्कशन होता है डिटेल में। डिस्कशन होने के बाद उस पर वोटिंग होगी, वो बिल वहाँ से पास हो जाएगा। जब वो राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा में आएगा। लोकसभा में सीधा डिस्कशन होगा क्योंकि एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया तो बार बार नहीं भेजते। तो लोकसभा में फिर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर वहाँ से भी पास हो गया तो फिर सीधा भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को अगर वो सही लगा तो उसे अप्रूव कर देंगे तो बिल बन गया। अगर उन्हें लगा कि नहीं इसे फिर से कंसीडर करना चाहिए तो उन्होंने वापस भेज दिया, फिर से वो राज्यसभा में डिस्कस होगा, फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास होगा। इस बार जो है प्रेसिडेंट को कंपलसरी हो जाएगा कि वो साइन करे, चाहे वो एग्री करे या ना करे। तो इस तरह से पहली बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, दोबारा उनके लिए बाइंडिंग हो जाती। तो जब तक बिल पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता। तो बिल को लॉ बनने के लिए पहले वो लोकसभा में पूरा प्रोसेस फॉलो करके जाएगा, वहाँ से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं वो बिल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लॉ में। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव फंक्शंस को हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोलिंग किस तरह से पार्लियामेंट के थ्रू हम करते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करते हैं, तो ये हम देखेंगे। और एक चीज़ और है, लोकसभा और राज्यसभा में रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, उसका नाम दिया गया, एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बिल है।
सेकेंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग में ही उसकी कॉपी वगैरह जो है वो सारे MPs के पास पहुंचाई जाती है, और उसके बाद सेकेंड रीडिंग में उस पर डिटेल डिस्कशंस होते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में ही डिसाइड किया जाता है कि इसे कमेटी वगैरह के पास भेजना है या नहीं भेजना है। अगर नहीं भेजना है फिर सेकेंड मीटिंग में क्या होता है, उस पर डिबेट और डिस्कशन शुरू होता है। डिस्कशन के बाद थर्ड जो रीडिंग होती है उसमें उस बिल पे वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल तो वो पास हो जाता है, फिर वो राज्यसभा में सेम प्रोसेस। तो ये आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वी विल डिस्कस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।